ट्रांसफार्मर। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेविस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ, मैं मुस्तकीम अहमद। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपसे गुजारिश है ध्यान से इस टॉपिक को देखें। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया गया है। बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया गया क्वेश्चन है आपका ये, और रिपीट क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या, ट्रांसफार्मर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह कितने प्रकार का होता है, और इसमें एक कंडीशन जुड़ी है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी कार्यविधि दीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की क्या हानियां, इसकी हानियां भी बतानी है आपको। तो ट्रांसफार्मर, देखिए मेरे पास ट्रांसफार्मर होता क्या है, यह एक ऐसा साधन होता है जो प्रतिवर्ती वोल्टेज जो प्रतिवर्ती धारा होती है उसके वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने का काम यह करता है, या इसके प्रतिवर्ती वोल्टेज के मान को यानी बढ़ाना और घटाने का काम भी करता है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा साधन है जो प्रतिवर्ती धारा के वोल्टेज के मान को परिवर्तित करता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यह प्रतिवर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाता और घटाता है, यानी बढ़ाने के और घटाने के काम करने का काम यह करता है। और उसके बाद होता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो अननोनीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अनोन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब दो कुंडलियों को एक साथ रखा जाता है और उनमें से किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दूसरी कुंडली में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, इसी को ही ये जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आधार पर उसके चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये इसका सिद्धांत हुआ। दोबारा सुन एक बार, यानी कि यह सिद्धांत क्या है, आपसे पूछेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफर होता है, किस ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार यह कंडीशन है कि जब दो कुंडलियों को एक साथ रखा जाता है, उनमें से किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत प्रेरण की इस घटना को जो है अनोन्य प्रेरण कहा जाता है आपका। तो ये इसका सिद्धांत था आपका। उसके बाद इसमें आता है कि सिद्धांत, ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है कितने प्रकार का है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें देखिए नंबर एक है उच्चाई ट्रांसफार्मर। और नंबर दो पे है आपका अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ये दो प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें मैंने चित्र में इसको डायग्राम में दिखाया, ये ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है कि लोहा क्रोट की कुंडली, यानी कि इसमें जो है नरम लोहे की जो पट्टियां होती हैं उनको ऊपर नीचे रखकर एक आयताकार कुंडली के रूप में इसको बनाया जाता है। फिर उसमें जो है इसके जब हम इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इस प्राथमिक कुंडली को किसी प्रेरित से जोड़ देते हैं, प्रेरित वाहक बल से इस प्राथमिक कुंडली को किसी एसी मेन से जोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। अब धारा जो प्रवाहित होने के बाद क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसमें क्या होता है, जब इसको एक के ऊपर एक कुंडली को बनाकर रखा जाता है, तो एक कुंडली में फेरक संख्या कम होती है और एक में फेरक संख्या अधिक होती है। अब जब क्या होता है, जब धारा में परिवर्तन होता है, तो ये धारा के एक क्रोड में जो क्रोड बनाया गया हमें पटलित लोहा क्रोड जो होता है, ये धारा की दिशा में एक बार चुंबकित होता है और दूसरी बार में दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। तो इस तरह से ये बार बार चुंबकन होता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो ये जब परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती हैं। भंवर धारा को कम करने के लिए इन पटलित लोहा क्रोड को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। और इसमें जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ये है। अब इसमें क्या है, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरक संख्या कम है, इसमें ज्यादा है, किसमें, उच्चाई ट्रांसफार्मर में। ये क्रोड है। उसके बाद यहाँ पर जिस जो हमारे पास अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या प्राथमिक कुंडली में फेरक संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरक संख्या कम होती है। तो जब इसमें क्या काम होता है, ये दो प्रकार का होता है,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब उच्च विभव वाली जो होती है, उच्च विभव वाली निर्मल धारा को, यानी इसका काम यह है कि जब उच्च विभव वाली निर्मल धारा को, प्रतिवर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल धारा में बदलने का काम करता है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, अपचाई ट्रांसफार्मर। और जब नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव वाली निर्मल धारा में परिवर्तन काम करता है, तो उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी इसको बढ़ा देता है इसमें। इससे दो प्रकार का होता है, और ये जो होता है वो एसी पर ही काम करता है, डीसी पर ये कार्य नहीं करता है। यानी डीसी जो होता है, डीसी पर ये कार्य नहीं करेगा, ये एसी के साथ कार्य करेगा, ये इसकी बात है। अब इसमें क्या है, जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो हम यहाँ फैराडे के नियम का यूज करते हैं। मान लीजिए कुंडली में जो पहली प्राथमिक कुंडली, उसमें फेरों की संख्या, तार के एन फेरों की जो तार हैं उनकी फेरों की संख्या हम क्या मानेंगे, एनपी मानेंगे। और दूसरी कुंडली में तार की फेरों की, द्वितीय कुंडली में हम फेरों की संख्या एनएस मानेंगे। तो अब यहाँ पे प्राथमिक कुंडली पर लगने वाला जो प्रेरित भाग बल होगा वो ईपी होगा, और ईपी बराबर हो जाएगा माइनस एनपी, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये प्राथमिक कुंडली में हो गया, फर्स्ट क्वालिस हो जाएगी। अब सेकंड में लिखेंगे आप यहाँ पर, द्वितीय कुंडली में लगने वाला जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो होगा ES, ES बराबर हो जाएगा माइनस NS डेल्टा फाइव वी बटे डेल्टा टी। ये मेरे पास आ गया। यहाँ पर पहली कुंडली पर लगने वाला प्रेरित विद्युत भाग बल क्या हुआ, EP बराबर माइनस NS बटे डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। दूसरी कुंडली में लगने वाला प्रेरित विद्युत भाग बल हुआ आपका ES बराबर माइनस NS बटे डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें क्या होता, इसमें फैराडे का नियम लगाया हमने। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होते क्या, पहले क्या, पहला नियम ये कह रहा है, इसमें यहाँ पर नियम ये है, तो इसमें कह रहा है किसी परिपथ में, जब जो किसी परिपथ में लगने वाला प्रेरित विद्युत भाग बल होता वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है आपका इसमें। अब इसमें क्या है कंडीशन देखिए इसमें, अब इस समीकरण हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ES बटे EP हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस NS डेल्टा फाइव V बटे डेल्टा टी अपॉन माइनस NS बटे वो NP। ये काम कर लीजिए, हमने इसको लिखा तो इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा बटे इसका पूरा बटे ये हो जाएगा माइनस NP और डेल्टा फाइव B बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाइव V से ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ES बटे EP बराबर हो जाएगा NS बटे NP के बराबर। ये मेरे पास है यहाँ पर। इसका मतलब हुआ द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो कुंडली के उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होता है, और जिसे हम कह रहे हैं परिमाण अनुपात, यानी R के बराबर होता है। यानी हम इसे अगर लिखना चाहें तो बराबर R क्या है यहाँ पर, परिणामन अनुपात बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर मान लीजिए प्राथमिक कुंडली पर के सिरों पर लगने वाला प्रेरित भाग बल हमारे पास BP हुआ, और द्वितीय कुंडली पर लगने वाला जो विभवांतर है वो BS मान लेंगे कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के सिरों पर लगने वाले जो विभवांतर हैं वो BP और BS है। तब हमारे पास ये प्रेरित भाग बल, यानी इस पर जो लगने वाला प्रेरित विद्युत भाग बल है और इस पर लगने वाला प्रेरित भाग बल का जो अनुपात होगा उन दोनों के लगभग बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ES बटे EP बराबर हो जाएगा BS बटे BP, है ना, और ये बराबर हो जाएगा NS बटे NP के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास चालू होगी यहाँ पर। उसके बाद मान लीजिए कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा हमारे पास IP मान लीजिए, और द्वितीय कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो IR है। तब इन दोनों में पहली कुंडली में शक्ति 6 और दूसरी कुंडली में शक्ति 6 जो होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी पावर यानी लिख सकते हैं यहाँ पर BS इंटू IS बराबर हो जाएगा BP इंटू IP हो जाएगा। अब जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा IS बटे IP बराबर हो जाएगा BP बटे BS, ऐसे लिख सकते हैं आप इस समय, है ना। और जैसे यहाँ BS बटे BP है तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, या आप ऐसे लिख सकते हैं IP बटे IS बराबर हो जाएगा BS बटे BP। ये मेरे पास कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर। तो जहां BS अपन BP है उसके स्थान पर मैं IP बटे IS लिख सकता हूं मैं यहाँ। तो मेरे पास कंडीशन जब होगी यहाँ पर लिखने का है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास IP बटे IS बराबर हो जाएगा NS बटे NP के बराबर R। तो R क्या है यहाँ पर, परिमाण अनुपात है। हम यहाँ पर ऐसे इसमें जो अगर हम आगे निकालना दक्षता भी निकाल सकते हैं, ईटा बराबर होती है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति के बराबर होता है, यानी कि ईटा से नोट करते हैं इक्वल टू निर्गत शक्ति
बटे निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति, हम इसे भी इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ था। अब इसमें होती है आगे लिखा है ट्रांसफार्मर ऊर्जा की क्या हानियां। तो इसमें जो हानियां है उन्हीं प्रकार की हानि होती है। नंबर 1 होती है ताम्र हानि, यानी कि तांबे के द्वारा होने वाली, जिसमें तांबे के क्रोड जो बनाई जाती है, इसमें जैसे ये प्रथम कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, तांबे के फेरों की कुंडली बनाई जाती है, इसलिए इससे ऊर्जा का अच्छा कम होता है इसमें। ऐसे ही इसमें भंवर धारा हानि, भंवर धारा द्वारा हानि होती है। तो जब ट्रांसफर को चलाया जाता है इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। इन भंवर धाराओं को कम करने के लिए पटिल लोह क्रोड की कुंडली बनाई जाती है, जिससे इन भंवर धाराओं को कम किया जाता है और ऊर्जा की हानि भी कम होती है। अब इसमें मतलब फ्लक्स हानि एक होती है, फ्लक्स हानि। जब ट्रांसफर चलता है, काम करता है, तो उसमें फ्लक्स हानि भी होती है, उसको कम करने के लिए कंडीशन लगाई जाती है। इसमें और एक है जैसे लोहा हानि भी कर देते हैं, इसमें ताम्र हानि होगी, फ्लक्स हानि होगी आपकी, और मैंने इसमें बताया एक भंवर धाराओं द्वारा हानि। 3 प्रकार की ऊर्जा द्वारा ट्रांसफर ऊर्जा की हानियां होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। और एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता दूं, जैसा होता है कभी कभी क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मालूम किया जाता है, वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, होती क्या है, किससे कहते हैं, और ये इसकी विशेषताएं भी आ जाती है हमारे पास। पहले जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जब किसी परिपथ में जो धारा होती है उच्च, जो मतलब मान लीजिए किसी वैद्युत परिपथ में जो धारा होती है उच्च आवृत्ति के द्वारा बदलती है ना। क्या होता है कि वैद्युत धारा, यानी जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, बदलती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तरंग जो है वो ऊर्जा के रूप में प्रसारित होने लगती हैं, और इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो परस्पर लंबवत होते हैं, और इनकी चंचल दिशा भी वो भी लंबवत होती है, और इन तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका जो वेग होता है, ये जो प्रकाश के वेग से चलती है, इसका मतलब ये हुआ इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होती है, इसलिए इसका मतलब है इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कभी क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, व्याख्या कीजिए। तो आपको इसी इस पॉइंट पर ही आपको इस पर बात करनी होगी कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात परस्पर लंबवत होने के कारण उनकी दिशा भी परस्पर लंबवत होती है, इनके संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, तो इसलिए जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इनकी प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ये वाली यहाँ पर कंडीशन हो जाती है आपकी। उसके बाद इनकी विशेषताएं क्या देता है, इनकी शर्तें क्या है, इनके गुण क्या है, वो लिखा जाता है। ये जो नंबर 1 आप लिख सकते हैं, इन तरंगों को हम त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। और नंबर 2, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दूसरी बात, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट इस तरह से आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन ही बोर्ड में ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी मान लेता है कि इनकी जैसे रेडियो तरंगे हुई और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, और जबकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य वो अधिक होती है। याद रखना, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे लगभग यही हमसे हर बार गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।